बाकी क्वेश्चन और कौन से नहीं हुए? मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन दिए थे, 1 से 50 तक। फोर्टी सिक्स। वाह, बीच के सारे क्वेश्चन अदिति आपसे हो गए। 46 डायरेक्ट। चलिए बाकी लोग बताएं। पूछ लीजिए जहां जहां डाउट्स है, जहां जहां आपको दिक्कत हुई है, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। आज डिस्कशन क्लास ही है। जल्दी पूछिए बच्चों, फिर मैं डिस्कस करूं। क्वेश्चन नंबर 46। अब एक बार में सारे क्वेश्चन बता दीजिए, मैं वहां बोर्ड पे लिख देता हूँ और फिर बारी बारी से डिस्कस करता हूँ। 37 पूछा गया है। 7 हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है, पहले 37 कर लेते हैं। अच्छा, 30 भी पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 धीरे धीरे पूछ रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा बहुत आसान है, आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर है। 36 भी पूछा गया है। ठीक है, पहले इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में आप पूछेगा। तो बस 26, अब रुक जाइए। 26 5 क्वेश्चन हो गए, तो पहले इन पांचों को डिस्कस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 26 क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कहा जा रहा है 15 ग्राम सॉल्यूट है, यानी डब्लू 15 ग्राम गिवन है। 100 ग्राम वाटर है, यानी कैपिटल डब्लू 100 ग्राम दिया है। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री होता है, वाटर जो कि सॉल्वेंट है। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर -1 आया है तो 0 से -1, यानी 0 से -1, यानी जो डिप्रेशन हुआ है वो 1 डिग्री का हुआ है। तो डेल्टा टीएफ ये बच्चों 1 के बराबर होगा। कभी भी अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा उसका माइनस में होगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा माइनस में आएगा। तो अगर -2 दे रखा है तो डेल्टा टीएफ 2 हो जाएगा, -1 दे रखा है तो डेल्टा टीएफ 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम 30 ग्राम ऑफ सेम सॉल्यूट लें और 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करें तो सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टीएफ यहाँ पे 1 है और केएफ आपको दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, ऐसे रख दीजिए। मोलैलिटी होता है W अपॉन M डैश, कैपिटल W इंटू 1000। तो बच्चों यहां से जो
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आ रहा है वो आ रहा है KF इंटू 150। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? ठीक है। अब आपको जो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया जा रहा है वो 30 ग्राम दिया जा रहा है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो दिया जा रहा है वो वही है 100 ग्राम। तो फिर से फॉर्मूला लगाइए। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। थर्टी और M डैश बच्चों वही रख दीजिए जो ऊपर निकाला था क्योंकि सेम सॉल्यूट है। KF इंटू 150। कैपिटल W आपको 100 ग्राम दे रखा है। तो यहां से बच्चों डेल्टा TF 2 के बराबर आ गया। डेल्टा TF यहाँ पे 2 के बराबर आ गया है तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -2 होगा। भाई 2 डिग्री का डिप्रेशन हो रहा है तो 0 से 2 डिग्री नीचे आओ तो -2 मिलेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अब जो आएगा वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? ओके। और बाकी बच्चे बताएं। नोट कर लें, जिनसे क्वेश्चन ना हो पाया हो नोट कर ले हो। वेरी गुड। अब्दुल्ला, अपूर्व, वेरी गुड। तो मेरे से पूछा गया था 26 क्वेश्चन, वो मैंने डिस्कस कर लिया, मैं इसे मिटा देता हूं। अब 26 के बाद मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए 30 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उसमें प्योर लिक्विड ए, ये टॉपिक बच्चों अभी आपने पढ़ा है रिसेंटली। इस टॉपिक का नाम है आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें आप राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं। तो वहां पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में उसको डिनोट करते हैं PA नॉट से। PA नॉट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 टॉर। टॉर प्रेशर की यूनिट होती है। और आपको मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड बी है, अच्छा अनुकृति कह रही है ये क्वेश्चन नोट्स में करवाया था। हाँ शायद करवाया तो था ये क्वेश्चन नोट्स में, फिर भी चलो बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। अब पूछा गया है तो बताने तो पड़ेगा ही। अच्छा पूर्वा कह रही करवाया था, बिल्कुल करवाया था, लेकिन अब पूछा है तो मैं 2 मिनट का समय लेता हूँ, बता देता हूँ, बहुत आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए कि टोटल ये होता है एक्स से PA नॉट प्लस XB PB नॉट। ये किसी आइडियल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। टोटल वेपर प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा है 84 टॉर। एक्स से नहीं XB दे रखा है, XB 0.2 है तो एक्स से 0.8 हो जाएगा, उनमें से घटा दे। PA नॉट 70 है और XB 0.8 है,
पीवी नॉट निकाल लीजिएगा यहां से। बोलो बेटा, जिन्होंने 30 पूछा था, 30 क्वेश्चन समझ में आया उनको? सॉल्व हो जाएगा, पीवी नॉट आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। 36 बताते हैं। 36 में फिर से वही आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। अब x और y ये दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन x का दे रखा है। देखिए, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो y के बराबर x से पी ए नॉट अपॉन x से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। ये फॉर्मूला मैंने बताया था वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का, और ये आपको दे रखा है 0.2, और जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दे रखा है वो 0.8 दे रखा है, यानी x से बराबर दिया है 0.8, पी ए नॉट पता नहीं। टोटल वेपर प्रेशर देखिए क्वेश्चन में दिया है 800 टॉर, तो यहां से पी ए नॉट की वैल्यू निकाल लो बच्चों, तो ये आ जाएगा 200 टॉर। तो पी ए नॉट यानी लिक्विड एक्स का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हमने फाइंड कर लिया 200 टॉर। अब बताओ बच्चों, पीवी नॉट कैसे निकालेंगे? यानी जो दूसरा लिक्विड है वाई, उसका वेपर प्रेशर कैसे निकाले प्योर स्टेट में? अरे बहुत आसान है, वो पी टोटल वाला फॉर्मूला लगा दो। पी टोटल वाला फॉर्मूला एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अब पी टोटल आपको दे रखा है 800 क्वेश्चन में, एक्स से आपको दे रखा है 0.8, पी ए नॉट आपने निकाला है 200, एक्स बी बच्चों हो जाएगा 1 माइनस एक्स से यानी 0.2, पी बी नॉट आ जाएगा। कितना आएगा? 0.8 इंटू 200 कितना हो? 160। 160, और ये 800 में 160 माइनस होगा, 800 में 160 माइनस होगा तो कितना बनेगा? हाँ, पूरा सॉल्व करेंगे तो 3200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ, वेपर फेज मोल फ्रैक्शन, इसके ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो 36 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। बोलो बच्चों, समझ में आया? ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 37। 37 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, 33 भी पूछा गया है। ओके, चलो 33 भी बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 36 तो हो गया है, 33 देख लेते हैं पहले।
33 में बोला जा रहा है कि पीए नॉट और पीबी नॉट का जो रेशियो है वो 1/3 है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। और नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है वो भी 1/3 है, Na/Nb, ये भी 1/3 है। तो कहा जा रहा है कि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का, वो कितना होगा, यानी वाई ए पूछा है, वाई ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है वाई ए, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स ए पी ए नॉट अपॉन एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अब देखिए पी ए नॉट और पीबी नॉट की इंडिविजुअल वैल्यू तो दे नहीं रखी है, हाँ उनका रेशियो जरूर दे रखा है। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पीबी नॉट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वाई ए आ जाएगा वो आएगा एक्स से मल्टीप्लाइड बाई पी ए नॉट अपॉन पीबी नॉट, और डिनोमिनेटर में जब पीबी नॉट से डिवाइड करेंगे तो एक्स से इंटू पी ए नॉट अपॉन पीबी नॉट प्लस एक्स बी। पीबी नॉट में पीबी नॉट से डिवाइड होगा तो कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब ऐसा है, पी ए नॉट अपॉन पीबी नॉट आप रख दीजिए 1/3। तो ये बन जाएगा एक्स से इंटू 1/3 अपॉन एक्स से इंटू 1/3 प्लस एक्स बी। ठीक है बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स बी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको मोल का रेशियो दे रखा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जो रेशियो नंबर ऑफ मोल में होता है वही रेशियो उनके मोल फ्रैक्शन में होता है। तो अब हम ऊपर नीचे एक्स बी से डिवाइड करते हैं, तो वाई ए आ जाएगा एक्स से अपॉन एक्स बी इंटू 1/3 तो है ही पहले से, डिवाइडेड बाई एक्स से बाई एक्स बी इंटू 1/3 प्लस 1। एक्स बी में एक्स बी से डिवाइड करेंगे तो 1। अब बच्चों एक्स से बाई एक्स बी यानी जो मोल रेशियो है वो रख दीजिए 1/3। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस 1। तो यहाँ पे वाई आ जाएगा 1/9 और नीचे 1/9 प्लस 1। अब ये बन जाएगा 10/9, ऊपर जाके हो जाएगा 9/10, 9 कट गया, 0.1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होना चाहिए 0.1, वही दे रखा है, यही आंसर है। तो थोड़ा सा ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बाकी केमिस्ट्री के नाम पे खाली यही लगा है फॉर्मूला वाई ए का, बाकी थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल होना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा। और जो केमिस्ट्री लग रही है वो ये लग रही है कि जो रेशियो नंबर ऑफ मोल में होता है वही रेशियो मोल फ्रैक्शन में होता है, एक्स ए बाई एक्स बी इक्वल टू एन ए बाई एन। तो बच्चों नोट कर लिया।
समझ में आ गया बच्चों सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टेप में? देख लीजिए ऊपर से नीचे किसी स्टेप में कोई डाउट हो। अच्छा कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करते हैं। 33 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 37 आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो सुनिए जरा स्टेटमेंट। ए ऑप्शन में बोला जा रहा है कि अगर हीट इवॉल्व हो रही है, यानी डेल्टा एच नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन का इंडिकेशन है। बताओ बच्चों ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए या गलत? बोलो बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? गलत, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट गलत है। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेविएशन आता है, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो नेगेटिव डेविएशन आता है। बिल्कुल सही, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो नेगेटिव डेविएशन, ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव डेविएशन होता है। सी, अब कहा जा रहा है कि अगर एक कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो दूसरा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये तो एकदम गलत बात है। अगर एक कंपोनेंट नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो दूसरा भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। आपको याद होगा जो ग्राफ आपने पढ़ा था, तो पीए का भी ग्राफ नीचे जाता है, पीबी का ग्राफ भी नीचे जाता है। दोनों केस में वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ वाले वेपर प्रेशर से कम आता है इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन में आपने देखा होगा ए का भी ग्राफ ऐसे ऊपर गया था और बी का भी ग्राफ ऊपर गया था, यानी पीए और पीबी दोनों ज्यादा आए थे। यस, तो ये भी गलत है। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। वन कंपोनेंट शो पॉजिटिव डेविएशन, सो डज द अदर। बिल्कुल सही, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास सॉल्यूशन में दो लिक्विड होते हैं। अगर एक लिक्विड पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो दूसरा भी पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में डिसोसिएटिव सॉल्यूट दिया है NaCl। तो बच्चों इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला याद होगा, ये मैंने बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला बताया था इन केस ऑफ डिसोसिएटिव सॉल्यूट, जहां पे x होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और y होता है नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। NaCl में पॉजिटिव आयन भी एक मिल रहा है और नेगेटिव आयन भी एक मिल रहा है, तो x और y की वैल्यू 1 1 होगी, I आएगा 1 प्लस अल्फा के बराबर। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है इसके सॉल्यूशन का -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब डेल्टा TF 0.186 हो गया।
अब इसके बाद पूछा जा रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो बहुत आसान है। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आई इंटू के एफ इंटू एम। अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखी है, तो मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दे रखी हो तो आप 1 के बराबर ले लीजिए, यानी 100% डिसोसिएशन कंसिडर कर लीजिए। तो यहां से आई बराबर 2 आ जाएगा अगर अल्फा हमने 1 एज्यूम कर लिया, और ना दिया हो तो आप 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो 2 केएफ आपको दिया है 1.86, मोलैलिटी 0.186, तो यहां से एम आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1/2 यानी 0.05। ये हमने निकाल ली सॉल्यूशन की मोलैलिटी। अब डेल्टा टी भी पूछा है, डेल्टा टी भी होगा आई इंटू के बी इंटू एफ। आई रख दीजिए 2, वो निकाला है, के बी 0.512 है और मोलैलिटी 0.05 है। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0. देख लीजिए 0.0512 आ जाएगा, यानी 46 का आंसर होगा बी ऑप्शन, एकदम सही। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, और बताएं, और किसी पे डाउट? एक से 50 के बीच में 48, ठीक है 48, चलिए बताते हैं। 48 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसमें देखिए बात चल रही है मोनोबेसिक एसिड। तो देखिए मोनोबेसिक एसिड को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। बच्चों मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है जो एक H प्लस, इसकी बेसिसिटी 1। तो हमने मान लिया मोनोबेसिक एसिड Ha है। अब अगर इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन हम C माने, तो फाइनल कंसेंट्रेशन बच्चों डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर, तो वो ये आती है अल्फा हमें बताता है 1 मोल लेने पर जितने मोल डिसोसिएट। तो 1 मोल लेने पर अगर अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं तो C मोल लेने पर C अल्फा डिसोसिएट होंगे, तो बचेंगे कितने, C माइनस C अल्फा। तो C कॉमन ले लिया, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा हो गया, और इनके कितने मोल बनेंगे, C अल्फा C अल्फा। तो एक चैप्टर आप लोग आगे पढ़ेंगे, क्लास 11 का चैप्टर है। क्लास 12 का सिलेबस खत्म करने के बाद मैं क्लास 11 के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में वीक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो इस तरह से दिया जाता है। तो जब तक आपको वो नहीं पढ़ाया जा रहा है तब तक आप इसे याद करते हैं कि वीक एसिड का डिसोसिएशन इस तरह से शो करते हैं, C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। ये कंसंट्रेशन है, ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन है, नीचे फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो पीएच दे रखी है, पीएच वो 2 दे रखी है। तो देखिए बच्चों जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है वो 10 की पावर माइनस पीएच होता है। पीएच का मतलब होता ही है पावर ऑफ हाइड्रोजन।
पोरेंस, एक जर्मन वर्ड होता है पोरेंस, पोरेंस माने होता है पावर। तो ये फॉर्मूला याद कर लें, ये भी आयन इक्विलिब्रियम में है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। तो यहां से इस फॉर्मूले से H प्लस आयन कंसंट्रेशन बच्चों आ गई 10 की पावर माइनस 2। और जबकि यहां से पता चल रहा है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन C अल्फा होता है, यानी C अल्फा 10 की पावर माइनस 2। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताएं। C अल्फा आपको पता चल गया। अब जरा देखिए क्वेश्चन में C दे रखा है, क्वेश्चन में C दे रखा है आपको 0.1 m। तो अल्फा आ गया 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 0.1, तो ये बन जाएगा 0.1। तो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया भाई, 0.1 इस डिसोसिएटिव सॉल्यूट का। अब बॉन्ड हाफ फैक्टर HA का वही होगा जैसे NaCl का आया था, 1 प्लस अल्फा, क्योंकि x और y की वैल्यू 1 है। अब अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये 1.1 हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा दीजिए, I इंटू CRT। तो 1.1 C दे रखा है 0.1 RT, तो ये आ गया 0.11 RT, यानी बी ऑप्शन 48 का। बताओ बच्चों, भाई समझ में आया? ओके धर्मेंद्र, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। 48 भी हो गया। और बताइए, और कोई क्वेश्चन अप टू 50? पचास के बाद वाले क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले टर्म पे नहीं करेंगे। अगले टर्म पे तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे संडे को। अच्छा 60 तक हुए हैं, नो डाउट। अच्छा ठीक है, तो संडे को हम क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास। तो उसमें बचे हुए जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्या टोटल क्वेश्चन है 94, तो बाकी बच जाएंगे 44 क्वेश्चन। तो उसको संडे को हम क्लास लेके खत्म कर देंगे। फिलहाल अगले टर्म पे भी स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। अच्छा पूछा जा रहा है कि मेरे से 50 सर डिस्कस कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 50 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 इस तरह का क्वेश्चन मैंने थ्योरी में कराया था, शायद आप भूल गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला जा रहा है कि जो P है वो 254 माइनस 119 एक्स ए। तो अगर हम x से बराबर 1 ले लें तो बच्चों A की प्योर स्टेट आ जाती है। तो P बराबर हो जाएगा PA नॉट के बराबर, इसको रख दीजिए ऊपर। PA नॉट आएगा 254 माइनस 119, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 135। PA नॉट निकाल लिया x से बराबर 1 रख के। अब अगर PB नॉट निकालना है, तो PB नॉट निकालना है तो x भी 1 रखना पड़ेगा, और x भी 1 रखना पड़ेगा, x से बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो P बराबर होगा
पीवी नॉट, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो पीवी नॉट ये आ जाएगा 254 माइनस 119 इंटू 0 यानी 254। बोलो दरवेन समझ में आया? पी ए नॉट निकालना है तो x से बराबर 1 रखा, पीवी नॉट निकालना है तो x से बराबर 0 रखा। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, तो फिर बाकी क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए, आपके पास समय है संडे तक का। संडे को एक्स्ट्रा क्लास में अच्छा, हाँ कुछ बच्चों ने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया है तो टेंशन मत लें, काफी बच्चों ने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है तो उनके साथ वो उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट वैसे भी बड़ा टफ चैप्टर है, इसको जितना पढ़ो उतना कम है। सॉलिड स्टेट उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आपकी ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका कवर हो गया है, सॉल्यूशन कवर हो गया है, और तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलते हैं। फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। ओके ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बाय स्टूडेंट्स। ओके ओके बेटा।